जमी जल चुकी है, आसमां अभी बाकी है। जमी जल चुकी है, आसमां अभी बाकी है। सूखे कुएं तुम्हारा इम्तिहान अभी बाकी है। जमकर बरस जाना है मेघ, किसी का मकान गिरवी है तो किसी का लगान बाकी है। आज हमारी झीलें सूख चुकी है और पानी के लिए जगह जगह त्राहिमाम है। बरसात की कामना के लिए जगह जगह यज्ञ हो रहे हैं। हम सभी चिंतित हैं उदयपुर की इन झीलों के लिए। हम सभी चिंतित हैं इस बार पानी के लिए। लेकिन उदयपुर का एक शख्स ऐसा है जिसने अपने जीवन का ध्येय बना लिया इन झीलों की सुरक्षा और इन झीलों की साफ सफाई के लिए। इस पुलिया के नीचे झांकते हुए एक कपकपाहट सी आती है कि नीचे एक झील खुदकुशी कर रही है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक जोशी और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़ का खास कार्यक्रम शान मेवाड़। शान मेवाड़ में आज हम बात करेंगे उदयपुर की एक ऐसी शख्सियत से जिसने अपना जीवन इन झीलों की सफाई के लिए समर्पित कर दिया, जिनका नाम है तेज शंकर पालीवाल। जी हाँ, तेज शंकर पालीवाल एक ऐसा नाम है, भले ही ये उम्र में बूढ़े हों लेकिन इनके कांपते हाथ और बूढ़ी आँखें इस झील के पेंदे में पड़ी उस गंदगी को आसानी से ढूंढ लेती है जिसे हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। आप देख सकते हैं एक उम्र दराज शख्स के मन में एक ही चिंता है कि किस तरह से उदयपुर की इन झीलों को गंदगी से मुक्त कराया जाए। आइए आज हम शान मेवाड़ में आपको लिए चलेंगे इस शख्स की जीवनी की ओर। दोस्तों, उदयपुर न्यूज़ के शान मेवाड़ इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जिसने उदयपुर की झीलों को संजोए रखने के लिए और उदयपुर की झीलों से गंदगी मिटाने के लिए अपना पूरा जीवन दांव पे लगा दिया। कहें कि अपनी जीवन की दिनचर्या में झीलों की सफाई को शामिल कर लिया तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम बात कर रहे हैं तेज शंकर पालीवाल की। हम आपको लिए चलते हैं तेज शंकर पालीवाल के पास और जानेंगे उनके जीवन के तमाम वो पहलू जो उन्हें आज तक यह स्ट्रगल करने पर मजबूर कर रहे हैं। सर, स्वागत है उदयपुर न्यूज़ के खास कार्यक्रम शान मेवाड़ में। मेरा युवावस्था से मैं झील के किनारे रहता हूँ और झील से मेरा लगाव भी है। पहले हम युवावस्था में थे लेकिन बहुत छोटी सी, बड़े लोग हमारे जो बुजुर्ग लोग काम करते थे जलकुंभी हटाने का, उसमें हम भी उस टोली में शामिल रहते थे। धीरे धीरे मतलब क्या है, स्वयं पर आधार पर काम शुरू करना किया, घाटों की सफाई वगैरह करते थे, जलकुंभी हटा के नहाना धोना करते थे। लेकिन 87 में जब अतुल गर्ग साहब ने और रामनाथ गुप्ता और रणजीत सिंह गठाला नगर निगम के आयुक्त ने एक उदयपुर में झीलों की सफाई, और जब झीलें पूरी खाली थी तो उस समय ये विचार आया कि क्यों नहीं झीलों को गहरा किया जाए, झीलों से जो मलबा पड़ा हुआ है उसको हटाया जाए और झीलों से मलबा हटाने से झीलें भी खूबसूरत नज़र आएगी, दूसरा झील की भराव क्षमता पानी की भी बढ़ेगी। इस उद्देश्य को लेकर एक मीटिंग बुलाई थी। मीटिंग में सभी ने ये तय किया और उसमें उसका नेतृत्व करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ और मैंने इसी क्षेत्र में अमरकुंड में मैंने श्रमदान का आयोजन चालू किया, जिसमें सैकड़ों लोग जुड़े और हम 5 मित्रों ने अलग अलग टुकड़ों में एक दूसरे को नीचा दिखाने की भावना के आधार पर हमने काम शुरू किया और उसमें करीब 800 ट्रक तो खाली एक जगह से मैंने निकाली, बाकी करीब 200-250 ट्रकें और जगह ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह। उस समय जेसीबी वगैरह भी नहीं थी, तो ये पुल 1 महीने तक ये पुल नहीं खुलने दिया हमने किसी को। हमारा दिन सुबह शाम तक दिन भर ये काम चलता रहा। फिर जब मतलब क्या हुआ कि रीसिल्टिंग के बाद में एक दौर ऐसा आया कि मतलब महंत मुरली शरण जी शास्त्री जी पधारे यहाँ पर और सबने कहा यार ऐसा है कि अब तो हम बरसात के लिए हवन करेंगे। तो मैं सर, एक यज्ञ की जो है वो परंपरा सी मानी जाती है, देखी जाती है कि जब जब भी झीलें सूखी है तो लोगों ने अपनी भावना से यज्ञ किया है इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए, और वही क्रम और वही श्रृंखला यहाँ पर भी। सर, किस तरह से क्या यज्ञ था? देखो, सभी लोग जो मैं शाम को यहाँ बैठा था पुल के किनारे, जब शाम को श्रमदान चालू होने वाला था, लेकिन जितने भी मेरे मित्र आए सभी ने यही कहा भाई महंत मुरली शरण जी आ रहे हैं और तो हम तो झील में हवन करेंगे। उस समय मेरे मन में विचार आया, एक तरफ अकाल पड़ा हुआ है, दूसरी तरफ क्या है
कि अन्न की कमी है। तो मैंने कहा मैं जो हवन करूँगा, मैं हवन करूँगा, वनवासियों के भोजन की व्यवस्था करूँगा, उनसे बात करूँगा। वन से वनवासियों का संबंध, वन से वनवासियों का कार्य, इसमें मैंने एक आयोजन शुरू किया। 1.5 साल तक करीब चला और 55,000 लोगों को मैंने भोजन कराया, 5,000 लोगों को साड़ियाँ दी, 8,000 लोगों को जूते वितरण किए। वो मैंने मेरे जेब से मैंने कुछ नहीं खर्च किया, लोगों ने मेरे को दिया, मैंने उनको दिया। मैं वनवासियों से बात करता था कि जिस तरह से भगवान ने हमको ये कहा है कि एक जब मैं भोजन दूंगा, भूखा नहीं सोने दूंगा, उसी तरह से वृक्षों को भी कहा है कि मैं वर्ष में एक बार पानी दूंगा। तो आज हमने सारे वन काट डाले, पहाड़ हमारे सूखे हैं, तो फिर बरसात क्यों होगी? तो हमें वन भी बचाना है। दूसरा, हमारा जो धार्मिक जो आयोजन है उसमें हम शामिल लेना, क्योंकि उस समय आंदोलन चल रहे थे कई तरह के, तो उन वनवासियों को समझे इसका काम किया। फिर मैं वापस निरंतर इसमें जुड़ा रहा। लेकिन 2004 के बाद 2004 में एक ऐसी स्थिति आई कि हमारे घरों में पीने के पानी में सीवर आने लग गया। सीवरेज का पानी पीने के पानी में आने लग गया था 2004 की बात बता रहे हैं। तो मैंने मतलब क्या है कि सब अधिकारियों से बात की, यूआईटी के अधिकारियों से बात की, हरी सिंह जी लोढ़ा से बात की, भाई हमारे घरों में पानी आ रहा है। तो उन्होंने फिर मजाक में लिया कि अभी सीवर लाइन बनी नहीं है, कैसे फूटी है, कैसे टूटी है। तो मैंने 2004 में राजस्थान हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की, वो जो स्वीकार करने की। उस जन याचिका के बाद में 5 और 6 में जब भारी मात्रा में बाढ़ आई और पानी भरा गया झीलों में पूरा, तब मैंने मतलब क्या है कि झील के किनारे 27 वर्ग किलोमीटर के मैन होलों को एक खोल के देखा। तो जब मैंने मैन होलों को खोला तो कई मैन होलों में हजारों लीटर पानी एक मैन होल में बहता हुआ फुव्वारे के रूप में नजर आया। मतलब झील का जो पानी था वो पाइपलाइन के थ्रू शहर में जा रहा था, और वो पाइपलाइन जब फूटी तब ऐसा लगा, मतलब कहने को तो पाइपलाइन फूटी थी, लेकिन वो जो पानी था वो झीलों का पानी था जो व्यर्थ बह के और शहर में जा रहा था। जिस तरह से अपन आज ये देख रहे हैं कि जो पानी झील में आ रहा है सीवर का, ये इसी रास्ते से ये सीवर लाइन के अंदर पानी गया और हाथीपोल में बड़े बड़े फुव्वारे फूटने लगे। उदयपुर की जनता में भी बड़ा आक्रोश था, झील का पानी बाहर व्यर्थ बह रहा है। तब मतलब मैंने किरण माहेश्वरी जी से और गुलाब जी से संपर्क किया और उन्होंने महेंद्र पारिक जी यूआईटी सचिव जो थे उनके साथ में मिलकर हमने वीसी पुनिया को जोधपुर से बुलाया। उन्होंने 3 दिन तक यहाँ पर दौरा किया। 3 दिन के बाद में उन्होंने तय करके रात्रि को 11 बजे कलेक्ट्रेट में मीटिंग करके उन्होंने बताया कि हाँ, ये झील का पानी सीवर लाइन में जा रहा है। तब मतलब ये उनके सुझाव के अनुसार हमने ग्राउंडिंग की। ग्राउंडिंग में उदयपुर के अलावा मेरठ, दिल्ली, अहमदाबाद से कई तरह की एजेंसियाँ काम करने के लिए आई और हमने 56 पॉइंट पर उस समय ग्राउंडिंग करा कर बहते हुए पानी को रोका। तो एक तरह से कह सकते हैं कि करोड़ों लीटर पानी प्रतिदिन बर्बाद होने से बचाने का श्रेय मुझे भगवान ने दिया। उसके लिए करोड़ों लीटर पानी जो व्यर्थ बह रहा था वो तेज शंकर पालीवाल जी की तरफ से रोका गया, और उसका जो श्रेय है वो बिल्कुल निसंकोच होकर आप लेना चाहते हैं और आपको लेना भी चाहिए। सर, उदयपुर की झीलों की सफाई के लिए भी आपने काफ़ी लंबे समय से आप प्रयासरत हैं, और अगर कहें कि अब आप वृद्धावस्था में भी आ चुके हैं, लेकिन फिर भी आपने अपनी जीवन की एक दिनचर्या सा बना लिया है कि ये जो झीलें हैं ये मेरे परिवार का ही एक हिस्सा है और इसकी रोज़ आप सफाई करते हैं। सर, क्या प्रेरणा आपको, कब से ऐसा लगा कि इस तरह से आपको? 2004 के बाद ही तो कुछ तो देखो, प्रेस वालों ने, पत्रकारों ने भी मतलब जो जब भी मेरे स्टेटमेंट देते थे तो मुझे प्रोत्साहित करते थे। उन प्रोत्साहित करने वालों को भी धन्यवाद। और प्रोत्साहित करने के बाद मुझे मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा महसूस होने लगी। तो मैंने नालों को पकड़ा कि झील को प्रदूषण से बचाने के लिए झील के किनारे 42 नाले थे। उन नालों को बंद कराने के लिए एक नाले को बंद कराते आज 3 नाले इसमें गिर रहे हैं। तो मुझे ये 39 नाले बंद कराने का श्रेय मिला। फिर मेरा दिमाग गया कि हमारे सीवर लाइन की पड़ने की वजह से पूरे अंदरूनी शहर में, जो भीतरी शहर कहलाता है, उसके अंदर कुएँ, बावड़ी, हैंडपम्प, ट्यूबवेल, पनघट सभी दूषित हो रहे हैं। तो उसके लिए कार्य करने की मैंने योजना बनाई। उसको मेरे को BBC वर्ल्ड ने मेरे को उसमें सहयोग किया सबसे पहले 2006 में। उसके बाद हमने एक काम किया और रेगुलर में ये काम कर रहा हूँ। बावड़ी पे काम करता हूँ, हैंडपम्प पे काम करता हूँ, दूषित जल पे काम करता हूँ। तो ये काम करते करते अब ये हो गया कि झीलों के अंदर फिर वापस नगर निगम के अंदर ये लाइन जो है स्थानांतरण हो गई। तो नगर निगम में जाने के बाद इस लाइन की जिम्मेदारी नगर निगम पे आ गई। लेकिन नगर निगम को ये सब टूटी फूटी लाइनें विरासत में मिली। तो
अब नगर निगम के साथ मुझे काम कर रहा हूँ बराबर, और नगर निगम के साथ मिलकर ही 6 पॉइंट पर हमने काम किया। एक मैं आपको बहुत बड़ा हादसा बताता हूँ कि अम्बा माता जो पंप हाउस है उसमें एक बहुत बड़ा झरना गिर रहा है। वो झरना झील जब भरी होती है, जब झील में गिरता है, और जब झील खाली होती है तो वही पानी झील के अम्बा माता पंप हाउस में आज भी निकल रहा है, वो दिख रहा है वहाँ पे। तो उसको रोकने के लिए कई तरकीबें लगाई, लेकिन मैंने जो ग्राउंडिंग करवाई थी तो उस ग्राउंडिंग के साथ में रहता था। तो ग्राउंडिंग में क्या तरीके भी काम ली, कौन से केमिकल काम में लिए गए, उन केमिकलों को मैंने पहचान हो गई थी मेरे को। तो उस केमिकल के माध्यम से मैंने उसको बंद किया। अम्बा माता पंप हाउस के अंदर जो झरना गिर रहा था बहुत बड़ा, उसको बंद किया। उसमें नगर निगम के अधिकारी खाली खड़े रहे। फिर एक 2011 में एक मौका और आया कि गड़ेदेवरा मंदिर जो पास में ही हम खड़े हैं उसके पास में मंदिर, उस मंदिर के अंदर शिवर आने लग गया। माता जी के मंदिर में माता जी के हाथों के अंदर से मलमूत्र गिरना शुरू हुआ। तो रजनी डांगी जी थे उस समय। फिर हमने उसको मतलब बंद किया। नगर निगम ने सभी तरह से हाथ खड़े कर दिए कि हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बाल मुकुंद जी असावा आयुक्त थे, उन्होंने मुझे कहा कि यार किसी भी तरह से आप इस काम को कर लो, ये मेरी प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि रास्ता बंद कर दिया, 2 बार रास्ता बंद किया था, जाम भी लगाया था। तो फिर मैंने उसको अपनी तरकीब से अपने द्वारा अपने खाली केमिकल मेरे को नगर निगम ने दिलाया था, बाकी मैंने स्वयं ने ग्राउंडिंग करके उसको बंद किया। तो वो सिलसिला आज भी जारी है। फिर मैं झील विकास प्राधिकरण बना। झील विकास प्राधिकरण का उदयपुर में मैं एकमात्र सदस्य हूँ। तो झील विकास प्राधिकरण का सदस्य बनने के बाद मेरी दृष्टि और व्यापक हो गई, क्योंकि पहले तो यहाँ देखते थे, फिर उदय सागर भी देखने लगे। उदय सागर 2007 में जब होटल नहीं बनी थी तो मैंने वर्धा का विरोध किया था। वर्धा होटल का, जिसको हाई कोर्ट तक लेके आज सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, और वो अभी भी मतलब सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन है और हाई कोर्ट में भी विचाराधीन है। उसके लिए लड़ी। और फिर ये हुआ कि वेटलैंड घोषित हुआ उदय सागर। तो उसके अंदर जो पेटाकास्ट के लोग, जो वो 32 गाँवों के लोग हैं, वो सब संगठित हो गए। संगठित होने उनको अधिकार है कि वो पेटा कास्ट में काश्तकारी करे, लेकिन भू उपयोग परिवर्तन करने का उनको अधिकार नहीं है। लेकिन वो ये हमेशा ये करते रहे कि अपने खेतों को बाहर निकालने के लिए बार बार मिट्टी डाल के ऊपर करके एक तरह से तालाब को तो छोटा कर ही रहे हैं वो, और उसमें करें। दूसरा ये कि वो केमिकल भी डालते हैं, क्योंकि फसल पैदा होती है तो उसमें रासायनिक खाद भी डालनी पड़ती है। वो रासायनिक खाद घुल के झील में जाती है। तो उसके बारे में मैं अकेला पड़ गया, क्योंकि आंदोलन था और आंदोलन में कोई सुनता नहीं किसी की। लेकिन मैंने ये सोचा कि मैं झील विकास प्राधिकरण का सदस्य हूँ, मैं वहाँ बैठा हूँ, तो मुझे वही बात करनी है जो सत्य है, चाहे उसके लिए कोई नाराज़ हो गए। चाहे हमारे कुछ मित्र थे वो नाराज़ भी हुए, यार आप ऐसी बात। मैंने कहा नहीं, पेटाकास्ट का उनका अधिकार बना रहे, लेकिन किसी प्रकार का भू उपयोग परिवर्तन नहीं करना चाहिए। भू उपयोग परिवर्तन नहीं हो सकता है किसी भी भूमि का, और आपने भी सत्य का साथ देते हुए उदयपुर की झीलों के लिए जो कार्य किए हैं वो सच में उदयपुर के लिए भी अनुकरणीय है, और उदयपुर के हर नागरिक के लिए एक आदर्श है कि हमारी उदयपुर की जो झीलें हैं उसे हम अपने ही परिवार का एक हिस्सा माने, जो इन्होंने किया। सर आप बताएं कि ऐसा कौन सा एक ऐसा क्षण होगा जब आपको निराशा भी हुई होगी कि भाई मैं अकेला ही कब तक इसके लिए लड़ता रहूँगा, ऐसा कोई क्षण हो तो सर साझा करें। सर ऐसा है कि निराशा तो मैं उसको स्वीकार नहीं करता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे प्रेस वालों ने, आप जैसे पत्रकारों ने मदद की कि मेरी बात को शायद नहीं सुनते हैं, लेकिन क्या होता है जब अखबार में खबर छपती है तो उन अधिकारियों के कान खड़े होते हैं, वो फिर मेरे पास आते हैं कि साहब क्या हो रहा है। मैं फतसागर के अंदर के आपको बात बताऊँ कि कलेक्टर साहब ने घोषणा की, रोहित गुप्ता साहब ने, कि नाला बताओ 100 रुपये इनाम ले जाओ। उनके दिमाग में था नाला है ही नहीं। सब सुबह अखबार में पढ़ा मैंने, 8:30 बजे मैंने उनको फ़ोटो बना हुआ है मस्तान बाबा कॉलोनी के वहाँ से भेजा वीडियो, साहब ये नाला। शाम को मुझे ओपी बुनकर साहब ने 100 रुपये का पुरस्कार दिया। और फिर मैंने होटल रेडिशन और एक ब्लू रेडिशन पास में ही है, उन दोनों के नाले भी अंदर ही आ रहे थे, उनको पकड़ा। फिर यूआईटी को बताया, यूआईटी ने अखबारों में जो खबर छपने के बाद यूआईटी सक्रिय हुई, और यूआईटी ने सक्रिय होकर दोनों को नोटिस दिया, और आज वो नाले बंद है। तो मैं उस सभी पत्रकारों को, मीडिया वालों को, इन लोगों का आभारी ज़्यादा हूँ, क्योंकि
वो मेरी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाने में सबसे ज़्यादा मदद करते हैं। सर बिल्कुल, कहते हैं लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है वो मीडिया है, और मीडिया ने उदयपुर की झीलों के लिए भी जो सक्रिय योगदान दिया है वो सर के मुंह से अभी हमने जाना। और मीडिया के माध्यम से ही उदयपुर की हर समस्या को शहर की जनता तक लाने का हम लोग प्रयास करते हैं, जो कि अनवरत जारी रहेगा। सर आपको मतलब ऐसा कब लगा कि ये जो झीलें हैं उदयपुर की, उनको आपकी ज़रूरत है? मैं स्वयं अकेला नहीं हूँ, उदयपुर के सारी जनता जिलों से प्यार करती है, लेकिन जिलों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कुछ लोग ही करते हैं। बहुत से लोग हैं जो जिलों में श्रमदान भी करते हैं, बहुत से लोग हैं जो आसपास में लोगों को रोकते टोकते भी, कचरा डालने वालों को भी टोकते हैं। लेकिन आम आदमी जिलों से प्रेम तो करता है, लेकिन जिलों के प्रति सावधान नहीं है, क्योंकि मरे हुए के कपड़े डाल जाते हैं, कोई प्लास्टिक की बोतलें डाल जाता है, कोई शराब की बोतलें पड़ी हुई तैरती हुई नज़र आती है। तो आम आदमी अपनी जिम्मेदारी से विमुख हो रहा है। और बाकी सभी लोग प्यार करते हैं जिलों से प्यार करते हैं। जिलों से हमारा जो उपार्जन होता है, जिलों से हमारे देश विदेश में हमारी ख्याति है, उससे सब पे गौरवान्वित होते हैं। लेकिन जिलों में कूड़ा कचरा भी वही लोग डालते हैं जो जिलों के आसपास घूमते फिरते हैं। बिल्कुल, जिसे अब तक ना समझा वो कहानी हूँ मैं, मुझे मत बर्बाद करो पानी हूँ मैं। कहते हैं जल ही जीवन है, और यह जीवन हमसे छीनता सा जा रहा है, क्योंकि इंद्रदेव की मेहरबानी रही तो धरती पर पानी बरसेगा। इंद्रदेव अगर नाराज़ हो गए तो शायद धरती पानी को तरस जाएगी, और हमें भी इस पानी को बचाने के लिए बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर, इन उदयपुर की झीलों के लिए कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना होगा। क्योंकि एक अकेला शख्स कब तक इन झीलों की सफाई के लिए अपना समय लगाता रहेगा और अपना सब कुछ इसके लिए अर्पित करता रहेगा? हमें भी जागरूक होना पड़ेगा, और उदयपुर के हर शख्स को इन झीलों को अपना मानना पड़ेगा। दर्द इस बात का है क्योंकि हम उदयपुर में रहते हैं, और उदयपुर शहर जो झीलों की नगरी है उसमें हम गंदगी कर रहे हैं, इसको हम लोग जान नहीं रहे हैं, हम अभी तक जागरूक नहीं हो पाए। सर क्या लगता है उदयपुर की हर जनता को जागरूक होना पड़ेगा इसके लिए कि गंदगी झीलों में ना हो? प्रत्येक नागरिक को अपना नागरिक दायित्व निभाना होगा। नागरिक दायित्व का मतलब ये नहीं है कि मैं नहीं करता हूँ, ये नहीं, मैं नहीं, जो डाल रहा है उसको रोकना भी है, उसको टोकना भी है। क्योंकि हमें रोकने और टोकने की परंपरा हमने ख़त्म कर दी, क्योंकि एक डर है कि यार कोई लड़ेगा, कुछ कर देगा। लेकिन हमें डर को बचाना होगा। कचरा डालने वालों को भी रोको, कोई थूक रहा है, कोई मूत रहा है, कोई हान रहा है, उसको भी रोकना होगा। और प्रत्येक नागरिक को अपनी झीलों के प्रति सावधान होकर, संवेदनशील होकर इस झीलों को बचाने के लिए कार्य करना चाहिए। कहते हैं कि घटता जल और प्रदूषण बढ़ता प्रदूषण अगर कहते हैं, तो जितना प्रदूषण इन झीलों में बढ़ रहा है, क्या वही कारण है कि उदयपुर में जो झीलों का जो पानी का स्तर है वो घटता जा रहा है? सर, घटता जल और बढ़ता प्रदूषण की मात्रा, जैसे सीवर के चारों तरफ से नाले रिसाव हो रहा है और वो झील में जा रहा है। अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे जल घट रहा है वैसे वैसे पीएचडी उसमें केमिकल बढ़ाती जा रही है। तो उस केमिकल की वजह से हमारे जल जनित रोग ज़्यादा हो रहे हैं। आम आदमी के पेट की बीमारी ज़्यादा है, ये पीलिया रोग ज़्यादा हो रहा है। उसका कारण एक ही है कि हमारा पीने का पानी जो है वो शुद्ध नहीं है, उसमें रसायनों की मात्रा बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ रहा है, जैसे जैसे रसायन बढ़ाया जा रहा है। सर बिल्कुल, एक छोटे से शब्दों में अगर हम अपील करना चाहें उदयपुर की जनता से, और शान ए मेवाड़ इस कार्यक्रम में उदयपुर न्यूज़ के माध्यम से अगर शहर से एक अपील करना चाहें कि हमें उदयपुर की झीलों को साफ रखना है, हमें उदयपुर की झीलों को अपना मानना है, तो क्या करना होगा उदयपुर शहर वासियों को? हमें कुछ नहीं करना है, खाली एक ही काम करना है कि हमें इसमें गंदगी डालना बंद करना होगा। क्योंकि हमारी झीलें आज जो सीवर लाइन से वगैरह से गंदी हो रही है, उसके लिए तो नगर निगम ने एक स्मार्ट सिटी योजना में काम चालू कर दिया है, उसमें समय लग सकता है। लेकिन आम आदमी जो गंदगी डाल रहा है वो गंदगी डालना बंद कर दे, झीलों को खूबसूरत बनाए रखने में अपना सहयोग करे, तो झीलें स्वच्छ और सुंदर रह सकती है। सर उदयपुर शहर जो है उसको राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है, और दूसरे शब्दों में उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहा जाता है। तो झील विकास प्राधिकरण का जो मुख्यालय है, मुख्य ऑफिस है, वो जयपुर में है। क्या आपको लगता है कि झील विकास प्राधिकरण का जो ऑफिस है वो उदयपुर में स्थापित होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक झीलें उदयपुर में हैं। ये झीलें तो एक मतलब हमारे लिए एक तरह से चांद है, लेकिन इसकी खूबसूरती के लिए 42 तालाब छोटे छोटे हमारे जिलों के आसपास में हैं। तो उन 42 तालाबों को बचाना है जो आज की तारीख में खतरे में पड़े हुए हैं।
और ये जो ज़िले हैं, जब ज़िले हमारे यहाँ उदयपुर में सर्वाधिक है, ज़िलों की नगरी उदयपुर कहलाता है, तो झील विकास प्राधिकरण का मुख्यालय जयपुर में क्यों उदयपुर में हो। अतिरिक्त प्रभार भी दिया जा सकता है। और ज़िलों का जो अगर प्राधिकरण का मुख्यालय उदयपुर में होगा तो ज़िलों का संवर्धन करने के लिए प्रशासन ज़्यादा सक्रियता से कार्य कर सकेगा। आज 10 विभाग अलग अलग काम करते हैं, कम से कम एक टेबल पर जाकर एक अधिकारी से हम मिलकर उस काम को करा सकते हैं। जी बिल्कुल, झील विकास प्राधिकरण का जो मुख्यालय है वो उदयपुर में होना चाहिए, क्योंकि सर्वाधिक झीलें झीलों की नगरी में है, इस उदयपुर शहर में है। और उदयपुर शहर की झीलों में जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसके लिए उदयपुर का हर नागरिक सजग है। हम भी अपील करते हैं उदयपुर न्यूज़ के माध्यम से कि हर शख्स को इन झीलों को अपना मानना चाहिए, घर का एक सदस्य मानते हुए। जिस तरह हम घर में सफाई करते हैं, घर में झाड़ू और पोछा लगा के साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है, ठीक उसी प्रकार हमें इन झीलों को भी अपना मानते हुए इन झीलों की सफाई करनी चाहिए, इनकी गंदगी पर ध्यान रखना चाहिए। सर, बहुत बहुत आभार आपका, आपने उदयपुर न्यूज़ को समय दिया। और शान मेवाड़ इस कार्यक्रम में हम आपको और भी ऐसी शख्सियतों से रूबरू करवाते रहेंगे जिन्होंने अपने जीवन का एक लक्ष्य उदयपुर शहर के विकास को बनाया है और उदयपुर शहर की झीलों के लिए और झीलों की नगरी की खूबसूरती के लिए जिन्होंने अपने जीवन में समय का दान दिया है, समय का बलिदान दिया है। और ऐसी ही शख्सियतों से हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और इजाज़त दीजिए अगली शान मेवाड़ तक।